हमारी कहानी तब शुरू होती है जब ईथन कोल जेल में जाता है, लेकिन कुछ अजीब लगता है। सजा देने के बजाय उसके साथ वीआईपी जैसा बर्ताव किया जाता है। गार्ड उसे आरामदायक बिस्तर देते हैं और महंगा खाना परोसते हैं। दूसरे कैदी नहीं समझते, लेकिन अधिकारी समझते हैं। ईथन कोल कोई आम आदमी नहीं है। जेल के अंदर से वो पहले ही कई ताकतवर कानूनी अधिकारियों की हत्या करवा चुका है। अब पुलिस उसकी हर मांग मान रही है, आगे जो हो उसे रोकने की कोशिश कर रही है। लेकिन ईथन बिना वजह हत्या नहीं कर रहा है। सालों पहले वो अपनी पत्नी और छोटी बेटी के साथ शांति से जिंदगी जी रहा था। एक रात दरवाजे पर दस्तक ने सब कुछ बदल दिया। दो आदमी जबरदस्ती अंदर घुस आए, उसे पीटा और बांध दिया। बेबस ईथन देखता रहा कि एक ने उसकी पत्नी पर हमला किया, जबकि दूसरा उसकी बेटी को ले गया। उसने उनके चेहरे देखे थे, वो उन्हें जानता था और उसे भरोसा था कि कानून इंसाफ दिलाएगा। प्रोसिक्यूटर डैनियल रीव्स को सच से ज्यादा जीतने की परवाह थी। सबूत और ईथन की गवाही के बावजूद उसने केस को कमजोर बताया और डील कर ली। ईथन ने गिड़गिड़ाते हुए कहा, प्लीज, वो एक मॉन्स्टर है। लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। असली क्रिमिनल मार्कस ड्रेक अपने पार्टनर के खिलाफ गवाही देकर बच निकला, और उस पल ईथन कोल ने इंसाफ पर भरोसा करना छोड़ दिया। डील साफ थी, एक बेगुनाह आदमी को फांसी होगी, जबकि मार्कस ड्रेक कुछ ही सालों में आजाद हो जाएगा। डैनियल रीव्स जानते थे कि यह गलत है, लेकिन फिर भी उन्होंने इसे जीत बताते हुए साइन कर दिया। जब फैसला सुनाया गया तो ईथन कोल वहीं जम गया। कोर्ट हाउस के बाहर उसने डैनियल और मार्कस को हाथ मिलाते हुए, मुस्कुराते हुए देखा। उस पल ईथन को एहसास हुआ, ये सिस्टम बेगुनाहों को नहीं, बल्कि गुनहगारों को बचाता है। उस रात डैनियल घर लौटा, अपनी अजन्मी बेटी से प्यार से बात की और उसे एक बेरहम दुनिया से सुरक्षित रखने का वादा किया। लेकिन 10 साल बाद असल में कुछ भी नहीं बदला था। डैनियल अब शहर के टॉप प्रोसिक्यूटर में से एक है। उसकी बेटी बड़ी हो गई है, लेकिन उसका काम अब भी पहले आता है। उसी दिन ईथन के केस में गलत तरीके से दोषी ठहराए गए आदमी को फांसी दी जानी थी। डैनियल अपनी बेटी के गाने को छोड़कर उसमें शामिल होने जाता है। फांसी के कमरे के अंदर सजायाफ्ता आदमी कांप रहा है, गिड़गिड़ा रहा है, मैं बेगुनाह हूँ, मैंने किसी को नहीं मारा। उसकी बातों से एक अजीब सी खामोशी छा जाती है। फिर इंजेक्शन लगने लगता है, लेकिन शांति से मौत के बजाय आदमी चीखने लगता है। उसका शरीर बहुत ज्यादा दर्द से ऐंठ जाता है। इस भयानक मौत के बाद डैनियल रीव्स और डिटेक्टिव डोनेगन मौके की जांच करते हैं। उन्हें पता चलता है कि इंजेक्शन के साथ छेड़छाड़ की गई थी और उस पर एक मैसेज लिखा था, किस्मत से नहीं लड़ सकते। डैनियल स्तब्ध रह जाता है। यह वही बात है जो मार्कस ड्रेक ने सालों पहले इस्तेमाल की थी। इस बीच मार्कस घर पर है, नशे में और बेफिक्र न्यूज देख रहा है, जब तक कि एक अजीब कॉल उसे चेतावनी नहीं देती कि पुलिस आ रही है। घबराहट होती है। वो एक बंदूक पकड़ता है, अधिकारियों पर गोली चलाता है और भाग जाता है। अनजान आवाज उसे कदम दर कदम गाइड करती रहती है, उसे ऐसे भागने में मदद करती है जैसे कोई परछाई से देख रहा हो। मार्कस एक पुलिस कार चुरा लेता है, ये सोचकर कि वो सुरक्षित है, लेकिन अचानक उसका सामना एक ऐसे आदमी से होता है जिसकी उसने कभी उम्मीद नहीं की थी। ईथन कोल। हैरान होकर मार्कस गोली चलाता है, लेकिन बंदूक उल्टी पड़ जाती है। इसमें हेराफेरी की गई है। एक टॉक्सिन उसे तुरंत पैरालाइज कर देता है। ईथन शांति से कहता है, लेकिन तुम्हें सब कुछ महसूस होगा। वो उसे एड्रेनालाइन का इंजेक्शन देता है, जिससे वो जागता रहता है। अब मार्कस को वही बेबस डर महसूस होता है जो ईथन को कभी होता था। बाद में पुलिस को ईथन के अपने एक गराज के अंदर मार्कस की बॉडी टुकड़ों में कटी हुई मिलती है। जब वे पहुंचते हैं तो ईथन भागता नहीं है। वो शांति से सरेंडर कर देता है, जैसे सब कुछ ठीक वैसा ही हो रहा हो जैसा प्लान किया गया था। उसके घर के अंदर इन्वेस्टिगेटर को दीवारें लीगल किताबों, केस फाइलों और फोटो से भरी हुई मिलती है। सालों से ईथन तैयारी कर रहा है। स्टेशन पर बिना किसी पक्के सबूत के डैनियल कबूल करने के लिए जोर देता है। लेकिन उसी समय उसके घर एक पैकेज पहुंचता है। उसकी बेटी उसे चलाती है, ये सोचकर कि यह उसका गाना है। इसके बजाय यह मार्कस की बेरहमी से हुई हत्या दिखाता है, जिसे खुद ईथन ने रिकॉर्ड किया था। पूछताछ वाले कमरे में वापस इस बात से अनजान डैनियल ईथन के सामने बैठ जाता है। एक पल के लिए वो माइक बंद कर देता है और धीरे से बोलता है, एक पिता के तौर पर मैं तुम्हारा दर्द समझता हूँ। फिर वो उसे वापस चालू कर देता है, फिर से ठंडा, प्रोफेशनल, और पूछता है, क्या तुमने मार्कस ड्रेक और बाकियों को मारा? पूछताछ वाले कमरे में ईथन कोल शांत रहता है। वो मार्कस ड्रेक को मारने की बात न तो कंफर्म करता है और नहीं मना करता है, बस इतना कहता है कि उसने कई बार इसकी कल्पना की है। उसके शब्द सोच समझकर कहे गए हैं, इतने कि डैनियल रीव्स परेशान हो जाए। फिर ईथन एक ऑफर देता है, एक डील। वो कहता है, मैं मान लूंगा अगर तुम मुझे एक आरामदायक बिस्तर दो। डैनियल हंसकर टाल देता है और चला जाता है। लेकिन कुछ देर बाद उसका फोन बजता है।
उसकी पत्नी रो रही है। उसकी बेटी ने अभी अभी एक डरावना वीडियो देखा है जो खुद ईथन ने भेजा है। मैसेज साफ है, ईथन हमेशा एक कदम आगे रहता है। अगले दिन ईथन को ठीक वही मिलता है जो उसने मांगा था, अपने सेल में एक लग्जरी बिस्तर जिससे सब चौंक जाते हैं। कोर्ट की सुनवाई में डैनियल कहता है कि ईथन बेल के लिए बहुत खतरनाक है, लेकिन ईथन शांति से, कॉन्फिडेंस से बोलता है, कानून को ही अपना हथियार बनाता है। उसके खिलाफ कोई पक्का सबूत न होने पर जज भी उससे सहमत होने लगता है। एक पल के लिए ऐसा लगता है कि वो शायद छूट जाएगा। गुस्से में डैनियल बीच में टोकता है, कोर्ट को याद दिलाता है कि ईथन एक किलर है। तभी ईथन का शांत मुखौटा टूट जाता है। वो सिस्टम की कमजोरी को सामने लाता है कि कैसे क्रिमिनल कानूनी लूपहोल का इस्तेमाल करके बच निकलते हैं। जज को अपनी गलती का एहसास होता है और वो तुरंत फैसला बदल देती है। ईथन कस्टडी में रहता है। बाद में पूछताछ के दौरान डैनियल गुस्से में उससे वीडियो के बारे में पूछता है। ईथन बस जवाब देता है, बेहतर होगा कि वो जल्दी सीख जाए। इस दुनिया में अच्छाई और बुराई हमेशा टकराती रहती है और आखिर में अच्छाई की जीत होनी ही चाहिए। डैनियल रीव्स ईथन कोल की बातों को नजरअंदाज करता है और कबूलनामा मांगता है। इस बार ईथन मान जाता है। वो शांति से दोनों आदमियों को मारने की बात मान लेता है, लेकिन एक और शर्त रखता है। एक डील, एक पूरा स्टेक मील ठीक दोपहर के 1 बजे पर सर्व किया जाएगा। बदले में वो लापता वकील बिल रेनॉल्ड्स की लोकेशन बताएगा। पहले तो डैनियल मना कर देता है जब तक उसे पता नहीं चलता कि बिल 3 दिनों से लापता है। अब उसके पास कोई चारा नहीं है। खाना डिलीवर हो जाता है। ईथन धीरे धीरे शांति से खाता है, जैसे वो किसी रेस्टोरेंट में हो, जेल में नहीं। फिर वो समय पूछता है। 1 बजे, गार्ड कहता है। डैनियल अपनी घड़ी देखता है। 1:08। ईथन आह भरता है। वे लेट हो गए हैं, फिर भी वो लोकेशन बताता है। पुलिस दौड़कर आती है, लेकिन बहुत देर हो चुकी होती है। बिल मरा हुआ मिलता है, एक सीलबंद कंटेनर के अंदर दम घुटने से। अपने सेल में वापस ईथन आराम से एक नुकीली हड्डी से अपने सेलमेट को मार देता है और शांति से लेट जाता है। जैसा प्लान था, उसे अकेले कैद में भेज दिया जाता है। उस रात डैनियल फिर उससे भिड़ जाता है, गुस्सा, कंफ्यूज्ड, लेकिन ईथन शांत रहता है। मरे हुए लोग तुम्हें नहीं सुन सकते, सिर्फ जिंदा लोग सुन सकते हैं। इसके तुरंत बाद एक चौंकाने वाला सच सामने आता है, ईथन सिर्फ एक इंजीनियर नहीं है, वो एक पुराना सीक्रेट एजेंट है जिसे चुपचाप ठीक से मारने की ट्रेनिंग मिली है। ये कभी रैंडम नहीं था, ये जंग थी। अगले दिन परेशान होकर डैनियल कोर्ट पर दबाव डालता है कि वो ईथन पर पाबंदियां और कड़ी कर दे, बिना किसी पक्के सबूत के भी। जज मान जाता है, लेकिन कुछ सेकंड बाद उसका फोन बजता है और उसके हाथ में फट जाता है। वो तुरंत मर जाती है। डैनियल जवाब मांगते हुए ईथन के पास वापस भागता है, लेकिन ईथन नहीं हिला। वो कहता है, यह अब बदला नहीं है, ये सबूत है कि तुम्हारा सिस्टम खराब हो गया है। फिर वो एक आखिरी चेतावनी देता है, मुझे सुबह सुबह के 6 बजे से पहले छोड़ दो, वरना सब मर जाएंगे। डैनियल मना कर देता है। अब बस एक ही सवाल बचा है, क्या ईथन ये सब अकेले कर रहा है या कोई और बाहर से उसकी मदद कर रहा है? जैसे ही घड़ी सुबह के 6 बजे की तरफ बढ़ी, डैनियल रीव्स और उनकी टीम घबराकर इंतजार कर रहे थे। कुछ नहीं हुआ। एक पल के लिए उन्हें लगा कि ईथन कोल झूठ बोल रहा है, लेकिन जैसे ही उन्होंने अपनी कारें अनलॉक की, बूम, पार्किंग लॉट में धमाकों की एक सीरीज हुई। अफरा तफरी, आग, चीखें, मरने वालों में सारा भी थी। डैनियल हैरान होकर देखता है और एक बार फिर महसूस करता है, ईथन हमेशा आगे रहता है। शहर में दहशत फैल गई। मेयर जवाब मांगता है, लेकिन किसी के पास कोई जवाब नहीं होता। अपने परिवार के डर से डैनियल अपनी पत्नी और बेटी को दूर भेज देता है और उन्हें ग्रिड से दूर रहने की चेतावनी देता है। फिर वो ईथन के पास वापस आता है। गुस्से से भरकर वो उसे घूंसा मारता है, लेकिन ईथन सिर्फ मुस्कुराता है। असली जंग अभी शुरू हुई है। इसके तुरंत बाद सारा के अंतिम संस्कार के दौरान एक और हमला होता है। एक बम डिस्पोजल रोबोट हथियार बन जाता है, उन्हें टारगेट करता है और अफरा तफरी और मौत। अब डैनियल अकेला बचा है। हर चीज के लिए दोषी ठहराया जाता है, फिर भी कोई और न होने पर उसे डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नी बना दिया जाता है। पूरा शहर लॉकडाउन में चला जाता है, लेकिन इस बार उसके अंदर कुछ बदल जाता है। ईथन के पुराने केस पर वापस जाते हुए डैनियल आखिरकार समझ जाता है, सिस्टम ने सिर्फ ईथन को ही फेल नहीं किया, उसने उसे भी फेल किया। लेकिन यह एहसास बहुत देर से होता है और गहराई में जाने पर डैनियल को एक छिपा हुआ सुराग मिलता है, एक सीक्रेट खरीदारी। जेल के ठीक बगल में एक वेयरहाउस से जुड़ी है, एक ऐसी जगह जिसका ईथन कभी ऑफिशियली मालिक नहीं था। और अचानक सब कुछ समझ में आ जाता है। ईथन जेल के अंदर फंसा नहीं है, वो पूरे समय कंट्रोल में था। डिटेक्टिव डोनेगन के साथ डैनियल रीव्स वेयरहाउस में घुसता है। पहले तो सब नॉर्मल लगता है, लेकिन जब वे एक कार प्लेटफॉर्म उठाते हैं तो उन्हें एक छिपी हुई सुरंग मिलती है जो सीधे जेल में जाती है।
हर अकेला सेल जमीन के नीचे जुड़ा हुआ है। तभी उन्हें एहसास होता है ईथन कोल कभी फंसा नहीं था। उसने सब कुछ प्लान किया था। अकेले, कैमरे, सुरंगें, हर चाल सोची समझी थी। इस बीच एक चौकीदार का भेष बदलकर ईथन सिटी हॉल में घुसता है, जहां मेयर एक मीटिंग कर रहे हैं। वेयरहाउस में वापस आकर डैनियल को सच्चाई का पता चलता है, बम पहले से ही सिटी हॉल के अंदर है। वे वहां पहुंचते हैं, लेकिन जब वे पहुंचते हैं तो वो खाली होता है। ईथन जा चुका होता है। बम एक्टिव है, कॉल करने के 30 सेकंड बाद फटने वाला है। सभी को चेतावनी देने के बजाय डैनियल एक जोखिम भरा कदम उठाता है। वो शहर को बंद कर देता है, ये पक्का इरादा करके कि वो ईथन को हमेशा के लिए रोक देगा। कुछ देर बाद ईथन सुरंग के रास्ते अपने सेल में लौटता है, लेकिन ये समय डैनियल इंतजार कर रहा है। डैनियल कहता है, मैंने पहले कभी किसी को जेल तोड़ते नहीं देखा। ईथन मुस्कुराता है, फोन पकड़े हुए। अब दुनिया समझ जाएगी। लेकिन डैनियल शांत रहता है। सबको मारने से कुछ ठीक नहीं होगा, इससे तुम बस उनके जैसे ही हो जाओगे। वो रुकता है। और इस बार मैं किसी क्रिमिनल से कोई डील नहीं करूंगा। फिर वो चला जाता है। ईथन नंबर डायल करता है, लेकिन अचानक उसे सच्चाई का एहसास होता है। बम सिटी हॉल में नहीं है, वो उसके अपने बिस्तर के नीचे है। बंद है, बचना नामुमकिन है। पहली बार ईथन फंस जाता है। वो चुपचाप वो छोटा ब्रेसलेट पकड़ता है जो उसकी बेटी ने उसे एक बार दिया था। उसे आखिरी बार देखता है और फिर बूम, वो आदमी जिसने टूटे हुए सिस्टम को चुनौती दी थी चला गया। शहर फिर से सुरक्षित है, लेकिन डैनियल हमेशा के लिए बदल गया है। अब वो समझता है न्याय का कोई मतलब नहीं है बिना ज़मीर के। आखिरी सीन में वो चुपचाप बैठा रहता है, अपनी बेटी को स्टेज पर परफॉर्म करते हुए देखता है। कोई घमंड नहीं, कोई शांति नहीं, बस सच। और इसके साथ कहानी खत्म होती है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो और भी जबरदस्त कहानियों के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।